हेलो बच्चों, लास्ट हम जो टॉपिक कर रहे थे क्या आपको याद है? हमने किया था इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया न्यूटन का लॉ किया था। उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए थे मैंने। वो एग्जाम्पल से आई होप आपको समझ आ गया होगा। जितने भी एग्जाम्पल थे अगर आप थोड़ा सा याद करो बेटा, एग्जाम्पल से पहले न्यूटन की स्टेटमेंट, फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट दैट इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, बेटा नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहेगा तो आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड है। लेकिन क्या आप अपने सराउंडिंग में अगर देखो तो कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहे? आप कहो यस सर, हर एक चीज़ में नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, बट नहीं। जैसे आप अगर देखो, आप भी अगर इस सराउंडिंग में खड़े हो और आप मूव करना स्टार्ट करते हो, पहले तो बात करते हैं हम ऐसे इस सराउंडिंग में खड़े हैं और मैं पूरा नहीं दिख पा रहा हूँ, जैसे ये है डस्टर, इसके ऊपर एयर पार्टिकल बॉम्बार्ड हो रहे हैं, मींस स्ट्राइक हो रहे हैं, तो कुछ एक प्रेशर अप्लाई करते हैं जो हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर के ऊपर, इसके ऊपर जितनी भी एयर है उसकी वजह से इसके ऊपर प्रेशर लगता है। तो इसके ऊपर प्रेशर लगेगा, प्रेशर होगा तो फोर्स भी होगा बेटा। इसका जो एरिया है इनटू प्रेशर यू विल गेट फोर्स। ठीक है, पढ़ा होगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स विल बी प्रेशर इनटू एरिया। गॉट इट? सो इसके ऊपर अभी भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा। When it is not moving, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, when an object is at rest, it remains at rest if net external force is zero। अगर net external force zero है तो ये रेस्ट पे ही रहेगी। लेकिन आपको अगर कहीं ट्रैवल करना है, मेट्रो, गाड़ी, बाइक, कार, वट एवर यू वॉन्ट, बस जिससे भी आप ट्रैवल करते हो, आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाते हो, आपको भी बिल्कुल जाते हैं। यहाँ पे इनिशियल आपकी गाड़ी जीरो होती है, फाइनल आप अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाओगे तो बस रुकेगी, गाड़ी रुकेगी, बाइक रुकेगी। लेकिन बीच में आपकी स्पीड वेरी करती है, आपकी स्पीड अलग अलग होती है। किसकी वजह से? गाड़ी में देखो तो एक एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर, वहीं बाइक में एक्सेलरेटर होता है, स्कूटी में एक्सेलरेटर होता है, और साइकिल आपके दादा के टाइम में उसमें पैडल होता था जिसको हम अपने खुद के फोर्स से चलाते थे। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स। सो यहाँ पे बीच में जो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसमें आपकी वेलोसिटी वेरी करी, बिल्कुल करी। अगर वेलोसिटी वेरी हो रही बेटा, इफ वेलोसिटी चेंजेस, अगर वेलोसिटी चेंज हुई है मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग है। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव्स यू एक्सेलरेशन। इन प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था। ठीक है, 2 चैप्टर किए हैं, एक भी नहीं 2। ठीक है, ये हो गया आपका, अगर वेलोसिटी वेरी करेगी तो एक्सेलरेशन होगा। अब बात करते हैं फोर्स की। आप पैडल मार रहे हो, साइकिल पे पैडल मारते हो तो कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करते हो, बिल्कुल करते हो। अगर गाड़ी चला रहे हो, उसको एक्सेलरेट करते हो तो उसका जो इंजन है वो कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं टायर्स पे, जिसकी वजह से वो रोटेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सो फर्स्ट लॉ था आपका, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा देन अ बॉडी इज एट रेस्ट, रिमेन्स एट रेस्ट, एंड अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या हम कहें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। लेकिन जैसे ही हम सेकंड लॉ पे आए, क्योंकि आपकी जो एनवायरनमेंट है उसमें सब बॉडी मूव करती हैं लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं करती हैं, कई बार रुकती हैं, कई बार तेज चलती है, कई बार धीरे चलती है, मीन्स दोज ऑब्जेक्ट्स आर एक्सेलरेटिंग। अगर वो एक्सेलरेटिंग है तो हमें कुछ ना कुछ फोर्स की रिक्वायरमेंट है। सो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मोशन का सेकेंड लॉ पढ़ेंगे जो न्यूटन ने दिया था। ठीक है, और इसमें न्यूटन ने क्या बोला था? न्यूटन ने बोला था कि आपका फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Force is directly proportional to the rate of change of momentum। अब मोमेंटम क्या होता है? यहीं पर मैंने अपनी लास्ट वीडियो छोड़ी थी। अब बताओ मोमेंटम क्या होता है? बेटा मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सिंपल, मोमेंटम पी से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जहां पे
आपकी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक एरो से। आई होप ये क्लियर होगा। अब अगर मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है तो क्या, तो फिर क्या, क्यों हमें मोमेंटम पढ़ना पड़ रहा है फोर्स को पढ़ने के लिए? चलो जानते हैं। अब देखो एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं ये जो मार्कर है और एक डस्टर है, ठीक है। अब बात करते हैं केस 1, P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मास को वेरी करते हैं, दो अलग अलग मास लेते हैं m1 m2, जैसे ये डस्टर और ये मार्कर, दोनों को सेम स्पीड रखनी है हमें। मीन्स इस मार्कर को फेंकूं या इस डस्टर को फेंकूं, ठीक है, दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए। ये तो बहुत हल्की चीज़ें होगी, लेकिन फिर भी आप बता सकते हो इस मार्कर को फेंकने में एक वेलोसिटी मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो करने में इस मार्कर को कम फोर्स आपको लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू योर डस्टर के कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि इस मार्कर का मास कम है और इस डस्टर का मास ज़्यादा है। और एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट बॉल है। क्रिकेट बॉल को आप थ्रो करते हो, तो क्रिकेट बॉल को अगर आप थ्रो करते हो और एक फुटबॉल है, फुटबॉल का मास ज़्यादा है, तो क्रिकेट बॉल को आपको थ्रो करने में, सेम वेलोसिटी से थ्रो करने में आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। मीन्स अगर मास अलग है तो फोर्स जो है वो भी प्रोपोर्शनल होगा मासेज के। मीन्स अगर हैवियर मास है तो उसको फेंकने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और किसी हैवी ऑब्जेक्ट को रोकने में भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और एक एग्जांपल देता हूँ, बाइक है, ये तो आप समझ सकते हो। बाइक है, बाइक को आप एक अकेला बंदा खुद एक रोड पे ले जा सकता है, बिना चलाए कह रहा हूँ बेटा, धक्का मार के एक बंदा बाइक को ले जा सकता है, कम मास है। वहीं अगर मैं एक गाड़ी की बात करूँ तो क्या आप गाड़ी को अकेले उसी स्पीड से मूव कर सकते हो? नहीं। अगर थोड़ी सी और हैवी ऑब्जेक्ट की बात करूँ, मैं बात करूँ एक ट्रक की, क्या आप अकेले एक ट्रक को धकेल सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम मास इंक्रीज कर रहे हैं। मीन्स हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मीन्स फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास। गॉट इट? अब इसका रिवर्स करते हैं। मान लेते हैं दो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, या दो बाइक है, वो अलग अलग स्पीड से मूव कर रही हैं। एक जो है एक धीरे चल रही है। अब बात करते हैं स्पीड की। मान लेते हैं एक बाइक है, आपका दोस्त आप स्लो चलाता है, ठीक है, वो चला रहा है 20 किलोमीटर पर आवर 20 की स्पीड से, लेकिन आप हो रैश ड्राइवर, आप चला रहे हो 40 की स्पीड से, ठीक है। आगे कोई बंदा आ गया, कोई भी ABC कोई भी पर्सन आ गया, तो आपको उस बाइक को रोकने में ज़्यादा फोर्स कौन से बाइक को रोकने में लगाना पड़ेगा? क्या 20 किलोमीटर पर आवर में या 40 में? ठीक है, आपको ही पता है 40 में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मीन्स फोर्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि आप वेलोसिटी मैक्सिमम टू मिनिमम आ रहे हो, चेंज कर रहे हो आप वेलोसिटी को, ठीक है। आई होप ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी, एंड थर्ड थिंग इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब आप कोई सर ये कैसे समझे? देखो 9th क्लास में आपने किया था, जैसे आप कैच पकड़ते हो, क्रिकेट में कैच पकड़ते हो, तो आप उसको ऐसे पीछे ले जाते हो हाथ को। क्यों? क्योंकि आप टाइम इंक्रीज कर रहे हो। आप टाइम इंक्रीज करोगे तो फोर्स का इंपैक्ट कम हो जाएगा। फोर्स का इंपैक्ट कम हो जाएगा जैसे टाइम इंक्रीज होगा। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जो स्टंट्स मैन होते हैं, स्टंट जो करते हैं, वो क्या करते हैं, एक छत से दूसरी छत पे जब कूदते हैं तो वो थोड़ा रोल करते हैं, इंस्टेंट नहीं रुकते हैं वो, ठीक है। इंस्टेंट रुक जाएंगे तो टाइम कम लगा और उनके पैरों के ऊपर जो घुटने हैं उनमें भी दर्द हो सकता है, टूट सकते हैं। इसलिए वो अपना टाइम स्पैन इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर फोर्स कम लगे, ठीक है। इसमें एक सेकंड कॉन्सेप्ट आता है, रोल करते हैं। वो रोल करते हुए एरिया बढ़ाते हैं, जिसके प्रेशर भी कम हो जाता है। वो सेकंड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। बॉल को रोकते हो, फुटबॉल खेलते हो, कोई भी चीज़ जिसमें आप टाइम इंक्रीज कर रहे हो, जैसे 1 इंच पंच होता है, ठीक है, जैसे 1 इंच पंच होता है,
उसमें आप बहुत कम टाइम में बहुत हैवी फोर्स लगाते हो, बहुत कम टाइम अगर लोगे तो बहुत हैवी फोर्स का इम्पैक्ट होगा। 1 इंच पंच जो मार्शल आर्ट में होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पे फोर्स प्रोपोर्शनल है चेंज इन वेलोसिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, ठीक है। क्योंकि मोमेंटम आपका मास इनटू वेलोसिटी है, तो फोर्स जो हो जाएगा दैट विल बी, क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कैसे, चलो देखते हैं कैसे। यहां तक समझ आ गया मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम, ये 3 चीजें समझाने के बाद अब मैं बताता हूं आपको मोमेंटम के बारे में। सो वी हैव मोमेंटम, और मोमेंटम को हम लिखते हैं स्मॉल p और उसके ऊपर एक एरो, जो कि होता है मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर का साइन में लगाएंगे। अब आ जाती है इसकी एसआई यूनिट। पहली बात वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट विल बी क्या होगी, मास केजी, और इसकी मीटर पर सेकंड। दिस विल बी द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। ये मोमेंटम की एसआई यूनिट होगी। अब मोमेंटम को पढ़ते इसलिए हैं ताकि हम फोर्स निकाल पाए, क्योंकि अभी क्या बताया, फोर्स प्रोपोर्शनल है मास के वेलोसिटी के, और थर्ड जो पैरामीटर है दैट इज टाइम, ठीक है। तो यहां से ये हो गया मोमेंटम। इसके बाद हम बात करते हैं अपने सेकंड लॉ पे आते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड वी कैन राइट इट एज, मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट इट एज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेल पी अपॉन डेल टी। डेल क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, चेंज, क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब यहां से अगर हम लिखें F इक्वल्स टू के डेल P बाय डेल टी, और K जब हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं तो K की वैल्यू आती है 1। सो वी कैन राइट हेयर एज F इज इक्वल्स टू डेल P बाय डेल टी, ठीक है। अब डेल P क्या है बेटा, डेल P क्या है, मान लो इनिशियली एक ऑब्जेक्ट है वो vi वेलोसिटी से मूव कर रही है। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी vi एंड फाइनल वेलोसिटी vf, एंड मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज m मास है। सो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का बेटा, इनिशियल मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। सो इनिशियल मोमेंटम दैट इज pi mvi, एंड फाइनल मोमेंटम pf विल बी इक्वल्स टू mvf, ठीक है। ये हो गया इनिशियल और फाइनल मोमेंटम। अब इस फॉर्मूले में कैसे रखें बेटा, ये है चेंज इन मोमेंटम, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब इनिशियल से फाइनल कितना चेंज हुआ। सो वी हैव F इक्वल्स टू mv फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय डेल टी। ये हो गया आपकी इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं इसका, या फिर इक्वेशन 2, 1 तो अपनी ये होगी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर देखो, यहां पे हमने पढ़ा था कि डेल कब यूज करते हैं, जब हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू और बहुत मेजर चेंज हो, जैसे मोमेंटम में बहुत ज्यादा चेंज हुआ है देन वी यूज डेल्टा। लेकिन अगर हम टाइम को बहुत कम कर दें, व्हाट इफ लेट डेल टी टेंड्स टू 0, टाइम इंटरवल बहुत कम कर दिया हमने, सो एफ विल बी इक्वल्स टू लिमिट del t tends to 0, that means del p by del t, and it will be equals to dp by dt, dp by dt।
आई होप ये समझ आ गया हो, क्योंकि ऐसे ही हमने वेलोसिटी निकाली है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऐसे ही हमने एक्सेलरेशन निकाला है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ कहता है आपका दैट रेट ऑफ चेंज फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड that rate of change when we have very small value of time is given by dp by dt. Hence this is our crucial equation. Equation number 3 is very important. So we can write this equation as, इसको हम लिखेंगे f equals to dp by dt, ठीक है। ऑल्सो P किसके इक्वल है आपका, P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। ये इक्वेशन लिख दिया। अब बात करते हैं हमारा जो फॉर्मूला हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, F इक्वल्स टू एम ए कैसे आएगा। देखो ये इक्वेशन हम इसके अंदर रखेंगे, F इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, एंड मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मान लेते हैं इनिशियली कि मास भी आपका चेंज हो रहा है, मास इज ऑल्सो वेरिंग। आपको वैसे मास तो चेंज ही नहीं होता, बट नहीं, रॉकेट सिस्टम देखा है आपके सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन रॉकेट में क्या होता है कि आपका फ्यूल जैसे जैसे कंज्यूम होगा आपका मास वेरी करेगा, लेकिन उसको रिप्रेजेंट यहां कैसे कर सकते हैं, वेलोसिटी सेम डी एम बाई डी टी, मास इज वेरिंग प्लस मास सेम dv बाई dt। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी dm बाई dt प्लस m, और ये क्या है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज योर एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन। सो फोर्स इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये हो गया आपके फोर्स की इक्वेशन। जब आपका मास वेरिंग हो, मास चेंज हो रहा हो, रॉकेट सिस्टम में, मिसाइल सिस्टम में, इन सब में आपका मास वेरी करता है। ये आपकी रियल इक्वेशन है जो आपकी यूज होती है इन रियलिटी। बेटा ये इक्वेशन रियलिटी में यूज होती है, इसलिए इस इक्वेशन को हटा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि आपको रियलिटी पढ़ाना ही नहीं चाहते। चलो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ आपका मोमेंटम का चेंज बताता है कि कैसे मोमेंटम आपका वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो आपका फोर्स क्या होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसके बाद यस फोर्स की। थोड़ा बहुत हम फोर्स को रिविजिट कर लेते हैं जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। चलो बेटा फटाफट बता दो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स कैसे यूनिट, न्यूटन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूटन के लॉ। ये बहुत क्रूशियल है, फोर्स को फाइंड आउट किया है तो बहुत क्रूशियल है। फोर्स का कॉन्सेप्ट आया है जो F इक्वल्स टू एम ए है, ये बहुत क्रूशियल इक्वेशन है। सो F इक्वल्स टू एम ए इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन केस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के टर्म में आप ये मास्टर्स तक पढ़ते रहोगे, ठीक है। तो ये होता है न्यूटन। क्या फोर्स ऐसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, जी हाँ बिल्कुल, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अब करते हैं इसके स्पेशल केस, करें। चलो स्टार्टिंग विद फर्स्ट, दैट इज इफ अगर आपका फोर्स 0 हो जाए तो क्या होगा। अगर आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स 0 हो जाए तो क्या होगा, क्या वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगी बेटा, क्या वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगी। और एक बात याद रखनी है, ये जो फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स है, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही आपका किसी भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होती है। जैसे एक बलून है, बलून के अंदर आप एयर फिल करते हो, अंदर जो पार्टिकल है वो हमेशा मूव करते रहते हैं, और अंदर के जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा बलून की लेयर के ऊपर फोर्स लगाते हैं, लेकिन उनकी वजह से कभी बलून मूव नहीं करता, क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है। लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, बलून के एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, देन इट मूव्स।
तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही किसी भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होगी। अब बात करते हैं फोर्स जब जीरो है, अगर यहां पे रखें फोर्स को जीरो, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या मास जीरो हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का? अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, नहीं हो सकता। सो इट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, और एक्सेलरेशन जीरो होने का क्या मतलब है? dv बाई डी टी आपका जीरो है, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। दिस इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट, और ये है आपका सेकेंड लॉ से कैसे हम फर्स्ट लॉ निकाल सकते हैं। मीन्स चेंज इन वेलोसिटी जीरो, हेंस वेलोसिटी remains constant, or you can say uniform। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, चलो सेकंड बात करते हैं। क्योंकि आपकी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम फोर्स को लिखते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, वाई एक्सिस का कंपोनेंट और जेड एक्सिस का कंपोनेंट। सो हम फोर्स को अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो मास एक ऑब्जेक्ट की और उसकी एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में क्या होगी, प्लस एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में क्या होगी, प्लस एक्सेलरेशन जेड एक्सिस में क्या होगी। ठीक है, अब अगर हम लगाएं एक फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं अपवर्ड डायरेक्शन मींस जेड एक्सिस, इफ एफ इक्वल्स टू 10 न्यूटन इन के एक्सिस, के एक्सिस पे यहां पे फोर्स आपका ये लगा है, तो एक्सेलरेशन आपकी जेड एक्सिस में ही होगी बेटा, और कहीं नहीं होगी। अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स जेड एक्सिस में लगा है तो आपकी एक्सेलरेशन जेड में ही होगी। यू विल हैव कंपोनेंट ऑफ ए जेड दैट इज नॉन जीरो, एंड ए एक्स और ए वाई जो है वो आपके जीरो होंगे, क्योंकि आपका फोर्स जेड एक्सिस में लगा है। समझ गए? चलो अगर हम बात करें एक फोर्स हम लगाएं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्स एक्सिस पे, एफ एक्स एक्सिस पे फोर्स लगाते हैं, तो आपका ए एक्स कंपोनेंट नॉन जीरो होगा, ए वाई और ए जेड जीरो होगा। समझ आया? अब इंटरेस्टिंग केस, अगर आप फोर्स लगाते हो एक्स एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, इफ यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा? बताओ बेटा, नेट रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? एनी आइडिया? तो आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो उन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। याद है पैरेललोग्राम लो, वेक्टर सम, कोई इनिशियल बनाए इन दोनों वेक्टर्स का, ये हो गया एफ जेड, ये हो गया एफ एक्स, और इनका जो वेक्टर सम होगा ये हो जाएगा एफ, ऐसे वेक्टर बनेगा। दिस इज एफ इक्वल्स टू एफ एक्स आई प्लस एफ जेड के। याद आया? याद आया? और इसको कैसे फर्दर सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि x और z में आपका 90 डिग्री का एंगल है। सो f नेट विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट, ये मैग्नीट्यूड है, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर प्लस 2f z है, एक्स एफ जेड कोस 90 डिग्रीज। ये नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा। ठीक है, मतलब जिस कंपोनेंट पे आप फोर्स लगा रहे हो उसी कंपोनेंट में एक्सेलरेशन होगी, दूसरे कंपोनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। यही हम पढ़ते आए हैं पैरेलल, उसमें प्रोजेक्टाइल में क्या पढ़ा था, जिस कंपोनेंट पे आप एक्सेलरेट करोगे एक्स एक्सिस का अलग कंपोनेंट होगा, वाई एक्सिस का अलग, जेड का अलग, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, वही आपका फोर्स पे अप्लाई होगा। एक्स का अलग, वाई का अलग, जेड का अलग, इंडिविजुअली आप फोर्स लगाओगे तो वैसे आपका बिहेव करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, जो मोस्ट ऑफ द टीचर्स नहीं बताते हैं, कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट, सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट, वी आर स्टडिंग सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या रियलिटी में ऐसा होता है?
क्या हम जो यहाँ खड़े हैं वो सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट है? नहीं। तो अभी तक जो हम पढ़ते हैं सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसी को जब हम फर्दर पढ़ेंगे एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चैप्टर 6 जब हम करेंगे, तो चैप्टर 6 में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में पढ़ेंगे, उस केस में भी आपका F इक्वल्स टू एम में एप्लीकेबल है बेटा। न्यूटन सेकंड लॉ वहां भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये याद रखना, चाहे पॉइंट मास हो चाहे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो, सब में आपका सेकंड लॉ एप्लीकेबल है। बस यहां पे सेंटर ऑफ मास आ जाता है, नथिंग एल्स। पढ़ेंगे हम आगे चलते चलते, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इंपल्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 1 इंच पंच। कुछ समझ नहीं आता, डाउट पूछ लो। इंपल्स, जैसे कई बार आप बोलते हो कि इंपल्सिव मैंने ये रिएक्शन किया, इंपल्सिव मेरा ये एक्शन हुआ, ठीक है। तो वो आपका इंपल्सिव रिएक्शन होता है किसी भी चीज को लेके, तुरंत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो आपका रिएक्शन हुआ वो इंपल्सिव था, ठीक है। वही एक कॉन्सेप्ट आपके इंपल्स हम पढ़ते हैं किसमें? फिजिक्स में। देखो सारी चीज़ रिलेटेड है आपके जीवन में। कुछ चीज़ें हैं जो आप यूज़ करते हो डे टू डे लाइफ में, कुछ नाम कुछ ऐसे हैं जो आप यूज़ नहीं करते हो, ठीक है। जो आप करते हो उनको तो पढ़ लें, ठीक है। चलो, इंपल्स होता है कि आप जैसे मार्शल आर्ट में होता है 1 इंच पंच, बहुत देखा होगा आपने कि बहुत शॉर्टर डिस्टेंस पे एकदम से जो पंच मारते हैं वेरी हैवी इंपैक्ट के साथ, ठीक है। वहां पे इंपल्सिव फोर्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? इंपल्सिव फोर्स का। कैसे? इस 1 इंच पंच में आप बहुत एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हो, ठीक है। अब देखो, फोर्स इक्वल्स टू dp बाई dt, ठीक है। टाइम जैसे ही आपने बहुत कम कर दिया, टाइम आपने जैसे ही बहुत कम किया, आपका इंपैक्ट फोर्स बहुत हैवी होता है। टाइम जैसे कम किया, इंपैक्ट फोर्स बहुत हैवी होता है। और इंपल्स को हम डिफाइन करते हैं, इंपल्स इज फोर्स इनटू dt वेयर वी अप्लाई अ वेरी मैसिव फोर्स फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत ज्यादा फोर्स एक स्मॉल इंटरवल के जब हम अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं इंपल्स। और F इंटू डी वी ये होता है dp। सो वी कैन डिफाइन इंपल्स एज रेट ऑफ, या फिर हम कहें चेंज इन मोमेंटम ऑल्सो, चेंज इन मोमेंटम। अब आपको एक बात ध्यान देने वाली है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे बनते हैं आपके ढेर सारे क्वेश्चन। आपको मोमेंटम गिवन होगा, या फिर मोमेंटम नहीं तो फोर्स और टाइम गिवन होगा, आपसे कह दिया जाए फाइनल इंपल्स निकालो, या इंपल्स गिवन हो, वेलोसिटी गिवन हो, इनिशियल या फाइनल कोई भी वेलोसिटी गिवन हो, आपको मोमेंटम निकालना दे दिया जाए, कैसे निकालोगे? मास निकालना दे दिया जाए, कैसे निकालोगे? तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए, इसका पता होना चाहिए क्या होता है। अब अगर आप यहां से देखो, क्या ये स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है? इंपल्स आपका मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट इंपल्स की सेम हो जाएगी जो मोमेंटम की है, ऐसा यूनिट इंपल्स की सेम हो जाएगी जो मोमेंटम की है। सो kg मीटर पर सेकेंड इज द SI यूनिट। अगर आपके लिए ज्यादा हो रहा है, पानी पी के आओ, वापसी आओ, बैठो, दोबारा से स्टार्ट करो इस वीडियो को, ठीक है। जो यहां पे ये मैसिव फोर्स आप लगा रहे हो, इसको बोलते हैं हम इंपल्सिव फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? इंपल्सिव फोर्स, क्योंकि बहुत हैवी फोर्स है, बहुत ज्यादा फोर्स है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पढ़ा होगा ना? क्या है वो? न्यूटन थर्ड लॉ।
लॉ ऑफ कर्मा यू कैन से. सो एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, या फिर हम कहें फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. बट ये लोग फेल हो जाता है जब हम बात करते हैं गांधी की. गांधी ने कहा था एक गाल आगे करो दूसरा आगे करो, तो ये लोग वहाँ फेल हो जाते हैं. ठीक है, वैसे एप्लीकेबल है हर जगह, जो गांधी को फॉलो करते हैं उनके लिए नहीं. सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ध्यान देने वाली. अब देखो फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जब पढ़ा था उसमें था फोर्स जब जीरो हो, फर्स्ट लॉ फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो. सेकेंड लॉ फोर्स नॉट इक्वल्स टू जीरो. बट ये फोर्स आया कहाँ से? क्या किसी ने आपको बताया फोर्स आया कहाँ से? नहीं. सो न्यूटन ने सोचा मैं ही बता देता हूँ. सो थर्ड लॉ में बताया एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स. एग्जिस्टेंस, फोर्स की एग्जिस्टेंस क्या है ये हमें बताया थर्ड लॉ में. कैसे? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मीन्स यहां पे कह सकते हैं फोर्स अकर इन पेयर. नेचर में फोर्स हमेशा पेयर में जनरेट होता है. फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर. फोर्स आपका पेयर में जनरेट होता है. ठीक है, अब यहां पे ध्यान देने वाले क्या बात है, इस लॉ में बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे समझते क्या है. फॉर एवरी एक्शन, पहले तो बात समझो, ये एक्शन और रिएक्शन ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको फोर्स को. फर्स्ट थिंग, ये दोनों फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सेकंड, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है कि पहले एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा तो एक्शन होगा. दीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड एज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि पहले क्या होगा बाद क्या होगा. तो इफेक्ट और कोज बोलते हैं हम. जैसे आपके पापा हैं इसलिए आप हो, तो वो इफेक्ट है और आप ना, आप इफेक्ट हो, वो कोज है. आपके पापा की वजह से आप हो, आपकी वजह से आपके पापा नहीं है. ठीक है, याद रखना. नाउ फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज न्यूटन थर्ड लॉ में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है. पहली चीज इक्वल एंड सेकंड चीज ऑपोजिट. इक्वल रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन. क्योंकि फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है. तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपके थर्ड लॉ ने बताया था कि थर्ड लॉ में जैसे फोर्स जनरेट होगा हमेशा इक्वल होगा, ऑपोजिट होगा, जो कोज होगा उसका. जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं अगर यहां पे खड़ा हूं, इफ आई एम स्टैंडिंग स्ट्रेट, दैट मीन्स मैं अपना बॉडी वेट, बेटा वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं अपना बॉडी वेट डाउनवर्ड, क्योंकि वेट मेरा ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड लगा दूं. लेकिन यहां जो फोर्स है ना, ये एक ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है ऊपर, जिसकी वजह से मैं स्टेबल खड़ा हूं. ठीक है, मैं डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा हूं, आई एम अप्लाइंग अ डाउनवर्ड फोर्स mg, और जो फोर्स है वो एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, जिसको हम रिएक्शन फोर्स भी बोल देते हैं, नॉर्मल फोर्स भी बोल देते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन है. तो mg और r दोनों इक्वल हैं. अगर दोनों इक्वल हैं तो मैं सीधा खड़ा रहूंगा, मेरे को कोई इशू नहीं है, इधर गिरूंगा उधर गिरूंगा, नहीं गिरूंगा. ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो इसमें चेंज आता है. क्या चेंज आता है? फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे. लेकिन अभी ये समझ लो कि फॉर एवरी एक्शन, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होगा, गांधी को छोड़ के हर जगह एप्लीकेबल है. ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये जो नोट्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जितने भी नोट्स हैं. ध्यान देने वाली क्या बात है कि जो फोर्स है, एक ऑब्जेक्ट ए बी पे जो फोर्स लगाया वो इक्वल होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है. फोर्स जो बी लगाएगा ए के ऊपर
फोर्स बाय ए ऑन बी, ए का फोर्स बी पे एंड फोर्स बाय बी ऑन ए। जब बी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये लोग क्या कहते हैं, फोर्स ए बी विल बी इक्वल्स टू बी ए इन मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव साइन विल ऑलवेज बी देयर। सो न्यूटन थर्ड लॉ आपका ये है जो मैंने अभी बताया ना, मैं खड़ा हूँ, इफ आई एम स्टैंडिंग स्ट्रेट, सीधा खड़ा हूँ, तो उस टाइम पे नीचे जो फोर्स लगा है वो है mg, ऊपर जो फोर्स है वो है r, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन ऑपोजिट, एक नीचे है दूसरा ऊपर है, ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन फोर्स सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है कि अगर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लग रहे हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कैसे करती है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कैसे करती है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई, उसको जाके देख लेना, समझ आ जाएगा। आंसर लॉन्ग में बता देता हूँ, क्योंकि जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं थोड़ा सा हल्का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अगर मूव करूँ, इफ आई एम स्टैंडिंग हेयर, और मैं एक फोर्स लगा के आगे की तरफ मूव करूँगा, मैं एक डाउनवर्ड फोर्स इसके ऊपर लगाऊं, अर्थ के ऊपर इस डायरेक्शन में, तो अर्थ मेरे ऊपर ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट ऊपर की साइड फोर्स लगाएगी। मैंने फोर्स लगाया F1, अर्थ ने लगाया -F1, लेकिन दोनों इक्वल ऑपोजिट है, आपको इसे कैंसिल कर देंगे क्योंकि नेट फोर्स तो कैंसिल हो जाना चाहिए ना, ये क्यों नहीं होता, क्योंकि बेटा मैं किसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, अर्थ के ऊपर। सो हम दोनों का अलग अलग देखें, अर्थ के ऊपर कितना फोर्स लगा, जो मैंने लगाया नीचे F1, क्या और कोई फोर्स है नहीं। मेरे ऊपर कितना फोर्स लगा, जो अर्थ ने लगाया मेरे ऊपर, दैट इज F1 नेगेटिव। तो अर्थ के ऊपर भी नेट फोर्स है और मेरे ऊपर भी नेट फोर्स है। सो ये नेट फोर्स कभी जीरो नहीं होता है, पेयर में भले ही हो, लेकिन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होता है। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन है, दूसरे के ऊपर 5 न्यूटन है। नेट फोर्स आपका दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर लाई करता है, अलग अलग दोनों के ऊपर लाई करता है। हेंस whenever you are having F equals to not equals to 0, you will always have acceleration, आप एक्सेलरेट करोगे, ठीक है, समझ आया। आई होप समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट नहीं करते, चलो आप पे छोड़ते हैं, नहीं करते स्टार्ट, ठीक है। वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, 10th क्लास में पढ़ गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन होता है, वो सब पढ़ा था उसमें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वैसे होता है आपका मोमेंटम कंजर्व होता है। कब कंजर्व होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ। आइसोलेटेड सिस्टम में, अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आप बताओ फटाफट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको, कंजर्वेशन का जो डेरिवेशन है वो भी कर लेंगे। उसके बाद आपके इक्विलिब्रियम क्या होता है और जो भी टॉपिक बचे हैं उन सबको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं, ठीक है। चलो, आई होप आपने एंजॉय किया हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थोड़ी सी बड़ी बनाने की कोशिश की है वीडियो, बहुत छोटी छोटी वीडियो बन रही थी, ठीक है। चलो, आई होप मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।